स्वागत करता हूँ सभी का हमारे चैनल नमन सेठी पे। और आज हम बात करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक का जो एग्जाम हुआ है 3 नवंबर को। उसका पूरा एनालिसिस आपके साथ शेयर करूंगा। सेल्फ गिवन एनालिसिस है, मैं खुद भी पेपर देने गया था। और एक पॉइंट ऑफ व्यू बताऊंगा, क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है, क्या लेवल था पेपर का, हर इंडिविजुअल सेक्शन में क्या लेवल था, किस तरह क्वेश्चन आए थे, वो भी मैंने लिख लिया है। सब कुछ आपके संग शेयर करने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। उससे पहले बस छोटी सी दो इन्फॉर्मेशन, टेलीग्राम ग्रुप अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आप मुझे सीधा सीधा इंटरेक्ट करना चाहते हैं, मुझसे वीडियो कॉल पे बात करना चाहते हैं, या प्रायोरिटी मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, तो उसके लिए मेरी टॉपमेट की जो आईडी है उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो वहाँ पे आप सीधे जाके मेरे संग सेशन शेड्यूल कर सकते हैं वीडियो कॉल का, या कोई आपको पढ़ाई का टॉपिक समझना हो तो वो सब भी हो सकता है। चलिए फिर अब आते हैं हम अपने एनालिसिस पे। हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक का एनालिसिस क्या रहा एग्जाम का, जो 3 नवंबर को हुआ है। और मेरी वाली जो शिफ्ट थी वो थी दोपहर के, जो 1 बजे रिपोर्टिंग थी ना, वो वाली शिफ्ट थी मेरी। तो सबसे पहले आता है रीजनिंग पे। जो रीजनिंग का जो लेवल, पहले आपको मैं लेवल बताऊंगा स्टार्टिंग में। ओवरऑल एग्जाम का लेवल था ना, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में मॉडरेट था। और अभी जैसे मैं आपको पूरा बताऊंगा ना पेपर, तो आप समझ जाओगे मैं उसे मॉडरेट क्यों कह रहा हूँ। जो रीजनिंग का जो लेवल था वो बिटवीन पीओ का प्री और बिटवीन और पीओ का मेंस, पीओ का प्री और पीओ का मेंस जो होता है, जैसे कि आप आईपीएस पीओ को ले लो, नहीं आई आरआरबी पीओ को लो, आरआरबी पीओ और आरआरबी मेंस का जो बीच का लेवल होता है ना, वहां पे था एग्जाम का लेवल। उस लेवल के क्वेश्चंस आए हुए थे। जैसे कि पजल्स आए हुए थे, पजल्स के कौन कौन से आए थे जो भी मुझे याद था मैंने सब लिख लिया है। तो एक वो वाला आया हुआ था, वही जो होता है ना, दो दो डेट दी होती है, 7 और 16, और फिर 4 महीने दिए होते हैं, मार्च मई जून, ऐसे 4 महीने दिए होंगे। फिर 8 लोग थे, उनको अरेंज करना था उन दो डेट के हिसाब से, 7 और 16 के 4 महीने थे, 8 लोग हो गए थे, उन्हें अरेंज करना था। एक वो वाला था। और इनपुट आउटपुट का सेट था। इनपुट आउटपुट में लॉजिक क्या लग रहा था कि आखिरी स्टेप में क्या हो रहा था कि नंबर्स भी असेंडिंग ऑर्डर में हो गए थे, और जो वर्ड्स दिए थे वो भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज हो गए थे। तो ये वाला उसका लॉजिक लग रहा था। इन इक्वालिटीज के काफी सारे क्वेश्चंस थे, काफी सारे से मतलब अराउंड कुछ 4-5 थे। सिलोगिज्म के भी कुछ उतने ही क्वेश्चंस थे। अनसर्टेन नंबर ऑफ पीपल वाला पजल था। सर्कुलर अरेंजमेंट वाला पजल था, जिसमें क्या था कि सर्कुलर अरेंजमेंट में 8 लोग हैं और उनके फेवरेट सब्जेक्ट, तो वो भी अरेंज करने थे, वो पता करना था। तो और उसके अलावा क्रिटिकल रीजनिंग वाले क्वेश्चंस भी आए हुए थे रीजनिंग के सेक्शन में। तो रीजनिंग में मेरा अटेम्प्ट क्या रहा है वो भी आपको बता दूं। मेरा अटेम्प्ट रहा है 47 क्वेश्चन किए मैंने 50 में से। और मैंने लेवल आपको बता दिया, बिटवीन पीओ का प्री और पीओ का मेंस जो होता है ना लेवल, उधर था। यानी मेंस के लेवल पे भी नहीं था, और प्री से तो ऊपर था लेवल। अब मैथ्स पे आते हैं। मैथ्स का लेवल भी जो था ना, अच्छा, और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ इतना ही पूछा गया था, रीजनिंग में और भी चीजें थी, पर मुझे जितना याद रहा मैंने उतना उतना आपको बताया अभी। मैथ्स में क्या था, मैथ्स में लेवल था पीओ, मैथ्स में वही था लेवल, पीओ का प्री और पीओ का मेंस था। एक जो मैं कहूँगा अच्छी चीज थी ना मैथ्स के सेक्शन में, वो ये थी कि अगर आपने ज्यादा टॉपिक्स कर रखे ना, सिलेबस अच्छी तरह से पूरा कवर कर रखा है, तो आपको एडवांटेज मिलेगा इसमें, क्योंकि उन्होंने काफी सारे टॉपिक छू रखे थे। तो फिर ऐसा नहीं था कि एक टॉपिक से बहुत ज्यादा भर के क्वेश्चंस दे दिए, अलग अलग टॉपिक पकड़े, प्रॉफिट लॉस पकड़ा, परसेंटेज पकड़ा, पार्टनरशिप पकड़ा, टाइम एंड वर्क पकड़ा। तो उसमें से ना कुछ कुछ क्वेश्चन दे रखे थे। तो अगर आपने वैरायटी ऑफ क्वेश्चन कर रखे ना, वैरायटी ऑफ टॉपिक्स अगर आपने कवर किए हैं, तो आपको मैथ्स में एडवांटेज मिल सकता है। तो मैथ्स का भी लेवल पीओ प्री और पीओ मेंस के बीच का था। बहुत सारे टॉपिक्स कवर हुए थे। परसेंटेज के क्वेश्चन मुझे याद है दिखे थे, पार्टनरशिप के थे, टाइम एंड वर्क के थे, डेटा सफिशिएंसी के भी आई थिंक 3 to 4 क्वेश्चन थे। अच्छा, डीआई सेट था। डीआई सेट क्या था कि एक मतलब टाउन या सिटी जो भी थी, उसमें नंबर ऑफ वुमेन दी थी, नंबर ऑफ टोटल पॉपुलेशन दी थी उस टाउन की, नंबर ऑफ वुमेन दी थी, नंबर ऑफ चिल्ड्रन दिए हुए थे। और फिर आपको पूछ रखा था, उस पर क्वेश्चन थे, और वुमेन और चिल्ड्रन की पॉपुलेशन पे क्वेश्चन थे, रेशियो के क्वेश्चन थे। उसमें से उस डीआई सेट में मैन की पॉपुलेशन क्या होगी, मैन की पॉपुलेशन कैसे निकलेगी, टोटल पॉपुलेशन में से जब वुमेन और चिल्ड्रन की पॉपुलेशन माइनस कर दोगे तो मैन की आ जाएगी। तो उस तरह से करके क्वेश्चन दिए हुए थे। एक लाइन ग्राफ वाला इजी सा डीआई सेट था। कोई ज्योमेट्री और मेंसुरेशन के टॉपिक से क्वेश्चन नहीं था, ये मुझे याद है। प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चंस थे, सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस थे, नंबर सीरीज के क्वेश्चंस थे। एक नंबर सीरीज मुझे याद आ रही है, ऑल्टरनेट नंबर सीरीज चल रही थी, यानी एक ही नंबर सीरीज में दो ऑल्टरनेट टर्म्स पे 2 नंबर सीरीज चल रही थी। एक वो वाला क्वेश्चन था। मेरे मैथ्स में अटेम्प्ट पूरे 50 क्वेश्चन हुए हैं, जिसमें मैं 49 क्वेश्चन को लेके तो श्योर हूँ। बाकी एक जो एंड में क्वेश्चन था वो मुझे पॉइंट में आ रहा था, तो मैंने मार्क कर दिया, गैस मार्क कर दिया। मेरे मैथ्स में अटेम्प्ट पूरे 50 क्वेश्चन रहे हैं, और मैंने लेवल बता दिया आपको मैथ्स में। अच्छा, गुड अटेम्प्ट क्या है ना इंडिविजुअल सेक्शन का, उसमें भी हम एंड में बात करेंगे जब हम कट ऑफ की बात करेंगे। इंग्लिश पे आते हैं। इंग्लिश में आरसी था। आरसी में आई थिंक अराउंड 8-9 क्वेश्चन थे। पैराजंबल था। पैराजंबल मैं आपको बता रहा हूँ मेरा क्या पैटर्न आया था, उसमें आप बताना कि मेरा सही आया कि नहीं। पैराजंबल मेरा आया था आंसर BDF CAE। BDF CAE, ये मेरा पैटर्न निकला था। आपका कुछ अलग आया तो आप कमेंट बॉक्स में बताना
या फिर आपका भी अगर यही आया तो मुझे बताना, मुझे कंफर्म करना है इसका आंसर। एरर स्पॉटिंग वाले क्वेश्चंस थे इंग्लिश में, फिलर्स थे, इंटरचेंज वर्ड्स वाले जो होते हैं ना टू मेक द सेंटेंस करेक्ट, यानी कि 3 सेंटेंस बोल्ड में दे रखे होते हैं, फिर उनको आगे पीछे मतलब 3 फ्रेजेस कह लो, सेंटेंस के ना 3 फ्रेजेस बोल्ड में दे रखे हो, 3 वर्ड्स बोल्ड में दे रखे होते हैं, और उनको ये बताना होता है कि क्या उनका अरेंजमेंट सही दिया हुआ है कि या फिर वो आगे पीछे रीअरेंज होंगे। तो उनको रीअरेंज करके सही सेंटेंस हमें बताना था, वो वाला तरह का क्वेश्चन था। एक एक इंटरेस्टिंग टाइप का क्वेश्चन था जो कि वो क्या था कि 5 सेंटेंस दिए हुए थे, और ये बताना था कि कौन सा सेंटेंस उन 5 में से आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, यानी कि बाकी 4 किसी एक टॉपिक पे होंगे, बाकी 4 ऑप्शन, और एक बचा हुआ ऑप्शन किसी और टॉपिक पे बात कर रहा है। तो वो जो ऑप्शन आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है ना, बाकी 4 के स्टेटमेंट, बाकी 4 ऑप्शन के कंपैरिजन में, वो वाला हमें फाइंड आउट करना था। ये वाला क्वेश्चन आया हुआ था। और एक वो वाला आया हुआ था कि 2 कॉलम दिए हुए, दो कॉलम 1 कॉलम 2, और उसमें हमें उसको उन कॉलम 1 को कॉलम 2 से जोड़ना है टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेस। तो कौन से सेंटेंस कॉलम 1 और कॉलम 2 के मिलकर मीनिंगफुल सेंटेंस बना देंगे, वो हमें बताना था। मेरे इंग्लिश में अटेम्प्ट रहे हैं 46 क्वेश्चंस, 50 में से 46 मैंने अटेम्प्ट किए हैं। और मेरे हिसाब से इंग्लिश का लेवल मैं मॉडरेट कहूंगा। मुझे लगा कि क्योंकि टाइम भी सिर्फ 30 मिनट था, 30 मिनट में 50 क्वेश्चन करने थे, तो इसलिए जल्दी जल्दी आपको करना था। तो उस केस में हो सकता है एक्यूरेसी भी गिर जाए आपकी। तो इस इंग्लिश के लेवल को मैं मॉडरेट कह रहा हूँ। और इंग्लिश के लेवल को मैं कहूंगा कि अराउंड पीओ मेंस से थोड़ा सा ही कम था, मतलब अराउंड पीओ मेंस के लेवल पे ही था। उससे शायद थोड़ा ही कम आप मानोगे, लेकिन ज्यादा कम नहीं मानोगे। इसके अलावा जीके की बात करते हैं। जीके मेरे हिसाब से डिफिकल्ट थी, क्योंकि काफी रैंडम क्वेश्चन मुझे लगा पूछे गए थे। मैं कुछ क्वेश्चन मुझे याद नहीं है, तो वो मैं आपको बताता हूँ कि जीके में क्या क्वेश्चन थे। जैसे एक मुझे याद आ रहा है, ई बस पे क्वेश्चन था, उसमें शायद एक्सपेंडिचर पूछा था पूरा उसका, तो उसका आंसर मेरे ख्याल से शायद 10,000 करोड़ है। नाबार्ड पे क्वेश्चन पूछा हुआ था कि नाबार्ड पे फिर कुछ फीचर्स दिए थे, 5 ऑप्शन से बताना था कि कौन सा ट्रू थिंग है नाबार्ड के बारे में। सोविन गोल्ड बॉन्ड्स पे था क्वेश्चन। चंद्रयान 3 के लैंडर का क्या नाम है, उस पे था। सीईओ ऑफ ओपन एआई कंपनी, जो चैट जीपीटी इसने लॉन्च किया है ना, उसकी जो कंपनी है ओपन एआई, उसका सीईओ कौन है। वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर, जिसका आंसर मेसी है, ये था। फर्स्ट G20 कहाँ हुआ था, वो था। और पीएम केयर फंड पे क्वेश्चन था, पीएम परिणाम पे था क्वेश्चन। बैंक रेट क्या चल रही है करंट में, ये क्वेश्चन था। और शायद एक ये भी था कि लोकायुक्त ऑफ हिमाचल प्रदेश कौन है। एक डांस फॉर्म पे क्वेश्चन था, हिमाचल प्रदेश की डांस फॉर्म थी, उस पे था, क्योंकि हिमाचल प्रदेश बैंक का एग्जाम है, तो इस हिमाचल प्रदेश से क्वेश्चन आए हुए हैं। उसके अलावा एनबीएफसी और बैंक के बीच में क्या डिफरेंस होता है, उस पे 3 सेंटेंस दिए हुए थे, बताना था कौन सा सेंटेंस सही है कौन सा नहीं, तो उस पे क्वेश्चन था। तो ये सब मेनली जो मुझे याद थे। ईपीआई पे एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स कौन रिलीज करता है, उस पर क्वेश्चन था। तो ये सब कुछ क्वेश्चन थे। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स कितने हैं हिमाचल प्रदेश में, उस पर क्वेश्चन था। हिमाचल प्रदेश का टोटल ज्योग्राफिकल एरिया कितना है, उस पर क्वेश्चन था। तो ये सब कुछ क्वेश्चन थे। तो मुझे कुछ जो क्वेश्चन याद है, 50 क्वेश्चन थे, तो वो मैंने आपको शेयर कर दिए। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि काफी एफर्ट्स लगता है इनको रिकॉल करने में। और अपना लाइक कर दीजिएगा, चैनल प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरे जीके में क्या कितने अटेम्प्ट्स रहे, 23। 23 मैंने अटेम्प्ट किए हैं जीके में। और अब आते हैं कि सबसे जरूरी चीज जिसके लिए आप वेट कर रहे हैं, एक्सपेक्टेड कट ऑफ मुझे क्या लगता है रहेगी। पहले हम गुड स्कोर की बात करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है रीजनिंग का जो मैंने लेवल देखा आज, तो ऐसा नहीं था बहुत ज्यादा कोई हार्ड था। तो मुझे ऐसा लगता है कि अच्छे स्टूडेंट को 45 प्लस लाना चाहिए रीजनिंग में। मैथ्स में मुझे लगता है 42 प्लस आप ला सकते थे, अगर आपने वैरायटी ऑफ टॉपिक्स कवर किए हैं, तो 42 एक अच्छे स्टूडेंट को लाना चाहिए था, 42 प्लस। इंग्लिश में कहूंगा थोड़ा, क्योंकि टाइम कम था, 30 मिनट में 50 क्वेश्चन थे, तो अब जल्दी जल्दी के चक्कर में ना एक्यूरेसी भी गिर सकती है। और ऐसा भी नहीं था कि बहुत ज्यादा कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड, ऐसे नहीं था, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस भी नहीं थे कि मैं तुरंत देखते ही हो जाए, वैसे वाले भी नहीं थे। तो इंग्लिश में मैं कहूंगा एक अच्छा स्कोर 33 प्लस है। 50 में से अगर आप 33 प्लस लेके आ रहे हो तो एक अच्छा स्कोर है। जीके में क्योंकि जीके में थोड़ी रैंडम लगी, इसलिए मैं जीके में गुड स्कोर मैं कह रहा हूँ 15 प्लस। 15 प्लस 15 प्लस अगर आप लेके आ रहे हो तो वो एक अच्छा स्कोर है। तो अगर आप एक गुड स्कोर को ऐड कर दो ना, रीजनिंग के 45, मैथ्स के 42, इंग्लिश के 33, जीके में 15, तो फिर जो स्कोर आपका आएगा ना अराउंड 135 के आसपास बैठेगा। 117 और ये 120, हाँ 135 के आसपास बैठेगा। तो मेरे हिसाब से जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ होगी ना इस पेपर की, वो होनी चाहिए 130 से लेके 140 नंबर। 135 क्योंकि गुड स्कोर बैठ रहा है, तो उसमें +-5 कर दो। 130, 130, 130 से लेके 140, 130 टू 140 मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये इतनी कट ऑफ जाएगी। और अगर आप 140 के ऊपर जा रहे हो ना, तो फिर आप अपने आप को सेफ कंसिडर कर सकते हो मेरे ओपिनियन में। तो बस ये इस वीडियो में मैंने आपके साथ पूरा लेवल शेयर किया कि इंडिविजुअल सेक्शन का लेवल क्या था। रीजनिंग और मैथ्स मुझे पीओ प्री टू पीओ मेंस के बीच का लेवल लगा। इंग्लिश मुझे मॉडरेट लगा, मतलब ऑलमोस्ट मेंस लेवल का इंग्लिश मुझे लगा, क्योंकि टाइम भी कम था।
जीके मुझे डिफिकल्ट लगा और डिफिकल्ट साइड पे लगा। बाकी ओवरऑल मैं अगर पूरे पेपर को मिला के देखूँ तो मैं मॉडरेट कहूँगा, डिफिकल्ट नहीं कहूँगा पेपर को, ईज़ी भी नहीं कहूँगा, मॉडरेट मॉडरेट कहूँगा पेपर को। और गुड अटेम्प्ट्स मैंने बता दिए, एक्सपेक्टेड कट ऑफ 130 से 140 रह सकती है, ये भी बता दिया। बाकी इतना ही है इस वीडियो में। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। मेरे संग वीडियो सेशन शेड्यूल करने के लिए आप कोई मैसेज मुझसे प्रायोरिटी है पूछना चाहते हैं, उसका लिंक आपको टॉपमेट की मेरी जो आईडी है वो उधर से आप कर सकते हैं। बस इतना ही रखते हैं इस वीडियो में, मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में। बाकी इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप अपने अटेम्प्ट्स बताएं, आपके कितने अटेम्प्ट्स रहे हैं, आपको क्या लग रहा है एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जा सकती है, इंडिविजुअल सेक्शन का लेवल आपको क्या लगा, और आप बताइए कि आपको क्या लग रहा है कि डिफिकल्टी लेवल क्या थी पेपर की, और एक्सपेक्टेड कट ऑफ आप कितनी एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो भी बताएं। चलिए फिर मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में। कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में नीचे पूछ सकते हैं। और देखते रहिए चैनल को, और लाइक कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया है। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट, कीप प्रिपेयरिंग एंड बाय।